दाऊद के सामने लॉरेंस गैंग कहीं ना कहीं बौना नजर आता है। बड़ा गुमान है तुम्हें अपने दरिया के होने का, जो तुम मेरी प्यास से उलझो तो धज्जियां उड़ जाएं। लॉरेंस बिश्नोई को कह सकते हैं कि 440 वोल्ट का झटका लगा है। इसके साथ साथ आप देखिए सलमान खान, बॉलीवुड किसी को भी नहीं छोड़ा उन्होंने, कपिल शर्मा हो, क्योंकि 700 शूटर का नेटवर्क है। बाबा सिद्दीकी पे हमला किया। जिशान सिद्दीकी के फादर एमएलए हैं। 5 नदियों के नाम से पंजाब जाना जाता है और धरती उसकी जो है वो खेती बाड़ी के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। उन्नत किसान वहाँ पर हैं, समृद्धि के मामले में किसान हैं और धार्मिक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में पंजाब की पहचान न केवल हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में अदब के साथ की जाती है, ली जाती है। लेकिन एक और पहचान पंजाब को मिली, भारतीय सिनेमा ने उसको एडजेक्टिफाई किया उड़ता पंजाब के नाम से, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में ड्रग तस्करी और संगठित अपराधों के नाम पर पंजाब एक ऐसा राज्य उभर कर आया जहां पर गंभीर अपराध दर्ज किए गए हैं। और एक गैंग है जो पंजाब में और पंजाब के बाहर अपने पांव पसारता रहा और इतने पांव पसारे कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया। गैंग का नाम है लॉरेंस बिश्नोई। उसके ऊपर 22 मुकदमे हैं जिसमें 7 पर जांच चल रही है और एक टेरर सिंडिकेट चलाने के मामले में लॉरेंस बिश्नोई के एक प्रमुख चेहरे को डिपोर्ट इंडिया में किया गया है। क्या उसके डिपोर्टेशन से और नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की कस्टडी में आने के बाद सवाल उठने लगे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का क्या अंत आ गया है या फिर अंत हो चुकी एक कहानी की फिर से एक नई शुरुआत हो गई है। आज हम इसी सवाल पर बात करेंगे कि क्या गिरफ्तारी से, डिपोर्टेशन से लॉरेंस बिश्नोई की कमर टूटेगी या फिर से नए नए चेहरे जो हैं इस सिंडिकेट से बाहर निकल कर आएंगे और आतंक की दुनिया में कदम रखेंगे। क्योंकि 700 शूटर्स हैं भारत में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो एक्टिव हैं और अब सबसे बड़ी कवायद यही है कि लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई को कस्टडी में लेकर इंटेरोगेशन कर मास्टरमाइंड को पकड़ा जाए। और बहुत सारे संगीन मामले दर्ज हैं जिसमें बाबा सिद्दीकी की हत्या का मामला है, सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट का मामला है। सब पर बात होगी खुलकर। हम सबसे पहले तारुफ करते हैं हमारे साथी पत्रकारों का। हमारे साथ में सद्दाम करीमी है और स्वीटी हैं। स्वीटी के अलावा हमारे साथ में तरुण हैं और तरुण के अलावा हमारे साथ में पल्लवी हैं। सबका स्वागत है हमारे साथ। पल्लवी से शुरुआत करेंगे कि जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, आप गैंग शब्द सुनते ही, लॉरेंस बिश्नोई सुनते ही क्या आपके दिमाग में आता है और आपकी क्या समझ बनी है अब तक? देखिए कमल, लॉरेंस गैंग एक बहुत बड़ा गैंग है और उसको लेके आजकल अभी देखिए, अभी उसका छोटा भाई भी आया है। तो लॉरेंस गैंग का क्या है ना कि उसने इतना ज़्यादा आतंक फैला के रखा है। उसने पहले बाबा सिद्दीकी पे हमला किया, उनको मारा, उसके बाद फिर सलमान खान के अपार्टमेंट पे हमला किया, फिर कपिल शर्मा के कैफ़े पे भी हमला हुआ। तो लॉरेंस ऐसे कई वाक़या कर रहा है और लोग, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि लोग लॉरेंस को हीरो क्यों बना रहे हैं। वो एक हीरो नहीं है, वो एक अपराधी है। ये ज़रूर अपराधी, हम उसी की बात कर रहे थे कि सिर्फ पंजाब केवल 5 नदियों की वजह से फेमस नहीं है और वो अपराध की वजह से, जिसका आपने भी इशारा किया। मैं आपके पास लौटूंगा। अब हम सबसे पहले सद्दाम जी आपसे शुरू करें या तरुण से शुरू करें, ये मेरे लिए बड़ा डिलेमा हो गया राइट नाउ। ठीक है, मैं सद्दाम से ही करते हैं, सद्दाम से ओपनिंग करते हैं। सद्दाम, हालांकि हम बहुत हल्के अंदाज में बात कर रहे हैं, हंसी मजाक में बात कर रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत ही सेंसिटिव मामला भी है। हम देखते हैं कि देश के भीतर जब चर्चित हस्तियां सुरक्षित नहीं हैं, बाबा सिद्दीकी कोई आम व्यक्ति नहीं थे, वो एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो लगातार चुनाव जीतते आए हैं गोरेगांव फिल्म सिटी से। अगर आप देखेंगे उनका राजनीतिक पृष्ठभूमि, और एक आर्थिक राजधानी के भीतर बांद्रा के पास में विदेशी ज़मीन पर साजिश रची जाती है, भारत में क्राइम हो जाता है। सवाल यही है कि क्या इससे कमर टूटेगी या फिर और शूटर्स जो हैं एक्टिव हो जाएंगे? क्योंकि हम देखते हैं कि सिर्फ एक गैंग नहीं है, अब कई गैंग्स हो गए हैं जो कि भारत के अंदर जो है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को करवा रहे हैं, और जबकि उनका जो पूरा हेडक्वार्टर ऑपरेशन चलता है वो सब विदेशों से चलता है। तो भारत के लिए चुनौती क्या है? क्या भारत इसको कोलैप्स कर पाएगा या भारत इंटरपोल जैसी संस्थाओं की, विदेशी संस्थाओं की मदद लेगा? कैसे आप देखते हैं टेक्निकल असिस्टेंस में तमाम जो एंगल्स आपको नज़र आते हैं? वाकई ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इन पहलुओं को समझने के लिए थोड़ा अतीत में चलना होगा हमें। अतीत में अगर आप देखेंगे तो चाहे वो दाऊद इब्राहिम का गैंग हो, अरुण गबली का गैंग हो, फिर वहाँ पर जितने भी लोगों ने मुंबई को खून के आंसू रुलाए, वो दौड़ने भागने वाली मुंबई जहाँ पे लोग सोते हुए नहीं जागते हुए सपने देखते हैं। लेकिन अगर दाऊद और लॉरेंस गैंग की बात करें तो दाऊद के सामने लॉरेंस गैंग कहीं ना कहीं बौना नज़र आता है, ऐसा मेरा आकलन है। वो इसलिए
कि जितना दाऊद के पास क्राइम का तजुर्बा है उतना लॉरेंस के पास उतनी उम्र भी नहीं है, शायद महज 25 साल का है वो। लेकिन जब दाऊद की उस इतिहास को देखेंगे, चाहे वो मुंबई बम धमाका हो, 1993 का वो ब्लास्ट हो, तो तमाम जो चीज़ें देखते हैं तो उसमें ये समझ में आता है कि लॉरेंस अभी उनके सामने बच्चा है। अब दूसरी चीज़ पे आते हैं लॉरेंस लेकिन आप जैसे उसको बच्चा कह रहे हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा सलमान खान के घर के बाहर गोली चलवा दे, जिशान सिद्दीकी के फादर एमएलए हैं, उसी पे मैं फिर वो बच्चा नहीं रह जाता। उसी पे मैं आ रहा था। और क्रिमिनल जो वो बालिग नहीं है, वो सॉरी बालिग है, वो 18 साल से। मैं गैंग वॉर की जब बात होती है ना, तो आप उस दहलाने वाली तस्वीर को याद करते हैं, जब ब्लास्ट होता है, जब बम धमाके होते हैं, जब लोगों को किस तरह से वहाँ पर छन्नी कर दिया जाता है, तो वो दर्द से मुंबई अभी उभर भी नहीं पाया था। उसी पे मैं आ रहा था जिसका जिक्र आप कर रहे थे। दाऊद के बराबर ही लॉरेंस गैंग अपना पैठ बनाना चाहता है। जो दाऊद की जो मुंबई अंडरवर्ल्ड पे जो कब्ज़ा था, उसको धीरे धीरे लॉरेंस गैंग अपनाना चाह रहा है। लेकिन जैसे कि आप देख लीजिए कि इसमें एक सवाल मेरा ये बनता है, मैं आप दोनों से भी वो सवाल लूँगा और आपसे भी अगर आप जवाब देना चाहें पल्लवी, कि दाऊद को कभी भी भारत जो है कस्टडी में नहीं ला सका है। लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई आज भारत की सुरक्षा एजेंसी की कस्टडी में है। दाऊद इब्राहिम को लाने के लिए या छोटा शकील को लाने के लिए बहुत कोशिशें की गई, लेकिन वो भारत की सरजमीं पर ला नहीं सके हम। तो ये एक बड़ी विफलता, एक सवालिया निशान होगा। आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं, इसको मैं इसलिए इस तरह से भी देख सकता हूँ, जब चाहे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार हो, मनमोहन सिंह की सरकार हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार हो, ये सदन में आकर खुद राजनाथ सिंह ने कहा था कि हम दाऊद भगोड़े आतंकवादी को हम जहां भी जिस बिल में छुपा है उसको हम खींच के लाएंगे। भले ही इसको लेकर काम किया जा रहा है, अभी देखेंगे आप तो आपको सूत्र बताते हैं कि वो पाकिस्तान में है, लेकिन इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं आता है। लेकिन अगर इन सब चीज़ों को लेकर आप देखेंगे तो मैं फिर वापस इस पे लौटना चाहूँगा, लॉरेंस और दाऊद गैंग पे। लॉरेंस का जो ठीक है, आप अपनी बात रखिएगा 10 सेकंड में, लेकिन सवाल मेरा ये है कि क्या उसकी कस्टडी में आने से अनमोल बिश्नोई के लॉरेंस बिश्नोई कोलैप्स होना शुरू होगा, या फिर ये नई कहानी की शुरुआत है? क्योंकि 700 शूटर का नेटवर्क है, वो एक्टिव हो सकता है। बिल्कुल, जैसे दाऊद अभी आपको बता दूं कि पंजाब के भीतर या पंजाब इफ आई एम नॉट मिस्टेकन या कश्मीर में ड्रोन के जरिए अभी अवैध हथियार भेजे गए हैं। आज ही मैं वो खबर देख। हाँ बिल्कुल। तो जो उसमें लॉरेंस गैंग का नाम एग्जैक्टली और बिम्बाहा गैंग है और लॉरेंस गैंग है, तो बबिहा गैंग। तो ऐसे में गैंग को इनपुट्स तो जरूर मिल गए होंगे कि मेंबर एक्टिव हो जाए। अनमोल बिश्नोई खुद उसमें है, तो ये जरूर कवायद होगी कि कैसे भी भारत की सुरक्षा को अस्थिर किया जाए। और आपको पता है ये दिल्ली धमाका हुआ है, तो कुछ भी ऐसी गतिविधि होगी तो मल्टी एंगल स्टोरी उस पर बनेगी कि क्या पाकिस्तान का हाथ है या कोई और विदेशी ताकत इसमें है या कोई गैंगस्टर इसमें शामिल है। तो ये देश की सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी चुनौती होगी। सवाल पिन पॉइंटेड यही है कि क्या इससे गैंग की कमर टूटेगी या ये एक नई कहानी की शुरुआत है? वाकई मैं उन घटना का जिक्र करना चाहूँगा जो 2003 में जब दाऊद के गैंग से अबू सलेम को दुबई से डिपोर्ट किया गया था भारत, वही हाल तब हुआ था। हालांकि दाऊद गैंग उस वक्त अपना जो कारोबार था या फिर जो गैंगवार का जो तरीका था वो पूरी तरीके से छोड़ा नहीं था, लेकिन कम कर दिया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से लाना, भारत डिपोर्ट करना, वाकई में लॉरेंस गैंग को एक बड़ा झटका है और उनकी कमर टूटेगी। वो इसलिए क्योंकि देखिए लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल में बंद है। जिस जेल में वो बंद है उसके बाहर 12 कमरे हैं जो खाली है। 13 जो कमरा है, मतलब 13वां जो कमरा है उसमें वो रहता है। तो 12 कमरे खाली होने के बाद वो 13 में रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि उसकी किस तरह से जो है वहाँ पर चौकसी है, सिक्योरिटी है, कि वो किस तरह से मतलब उस पर जो है कहीं ना कहीं। आपकी मैं बात समझ गया। सवाल एक्चुअल में यही है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है, लेकिन बावजूद उसके किसी का भी मौत लिख देता है। तो यही सवाल है ना कि आप चाहे जेल में बंद कर दीजिए, अगर आप 7 जेल के पीछे भी डाल देंगे। बिश्नोई का ना रहना वाकई लॉरेंस को कहीं ना कहीं, अनमोल बिश्नोई का ना रहना लॉरेंस को ये कहीं हद तक वो नुकसान होगा। क्योंकि कई बार सारे घटना में जो है वो अनमोल बिश्नोई
लॉरेंस बिश्नोई से पूछकर ही सारा काम कर। मैं समझ गया और ये प्रतिशोध में भी बदल सकता है। मैं आऊँगा तरुण के पास में और फिर बहुत जल्दी कमेंट। आई एम रियली सॉरी टू कमिंग टू यू वेरी लेट। हर कोई अपनी बात रखना चाहता है, तो आप दोनों में से मैं किससे शुरुआत करूँ? तरुण से, ठीक है, तरुण से शुरुआत करते हैं। तरुण, जो भारत के अंदर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, हमने उत्तर प्रदेश में देखा कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, लैंड माफिया थे या फिर जो उगाही रंगदारी करते थे, उत्तर प्रदेश सरकार ने उस पर कड़ा एक्शन लिया है। और एटीएस हो, चाहे राज्य की पुलिस हो, चाहे सेंटर के साथ सपोर्ट की बात हो, उत्तर प्रदेश में ये काम हमें बखूबी देखने को मिला। लेकिन पंजाब एक ऐसा इलाका या ऐसा स्टेट रहता है जिस पर हमें कामयाबी बहुत लंबे समय से मिली नहीं है। आप चाहे वहाँ पर ड्रग्स की बात कर लीजिए, वहाँ पर मानव तस्करी की बात कर लीजिए, बॉर्डर की सिक्योरिटी के लैप्सेस की बात करिए। क्यों आपको ऐसा लगता है कि या आप कैसे देखते हैं इसको कि उत्तर प्रदेश में तो हम स्थिति को कंट्रोल कर पा रहे हैं, जो दावा सरकार करती है, लेकिन पंजाब में नहीं हो पाता? इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि वो बॉर्डर स्टेट है? नहीं, देखिए कमल, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में जो कंट्रोल हुआ है उसको समझिए। रातों रात नहीं हुआ है। योगी सरकार ने कितने टाइम से वो लगे हुए हैं। अब जाकर के अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और तौकीर रिसेंटली उनकी ज़मीनों पर जो अवैध कब्जे थे उनको हटाया है। यानी कि पहले से नहीं, पहले तैयारी की जाती है, फुल प्रूफ प्लानिंग की जाती है कि भाई हाँ है कि नहीं है पूरी प्लानिंग। हर चीज़ में टाइम लगता है, तो आप बेसिक से चलते हैं तब आप ऊपर पहुंचते हैं। लेकिन पंजाब के साथ ये है कि आप, एक तो पंजाब में बाढ़ का बहुत खतरा रहता है, ठीक है, ऊपर से वो बॉर्डर से बहुत लगा हुआ होता है। बॉर्डर में इतना लंबा बॉर्डर वो शेयर करता है पाकिस्तान के साथ, तो कहीं ना कहीं लैप्सेस हो जाते हैं, तो उसके ज़रिए ड्रग्स का थोड़ा खतरा इसलिए बना रहता है। लेकिन उसमें भी हम ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि भाई बहुत लंबा बॉर्डर है तो हम लोग लैप्सेस हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमियां हो जाती हैं। इसलिए वो वहाँ हम कह सकते हैं ना कि बॉर्डर का एरिया है, तो वहाँ से आदान प्रदान ड्रग्स का थोड़ा सा ईजी हो जाता है कंपैरेटिवली यूपी अगर देखेंगे तो यूपी चारों तरफ से घिरा हुआ है, बॉर्डर से नहीं लगा, तो इसलिए ये थोड़ा सा वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम ये है। और फिर आप देखिए कि पंजाब में गवर्नमेंट्स अब लगातार बदल रही हैं या अब धीरे धीरे अच्छा कर रही हैं। आप जैसे अभी आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, वो भी करने की कोशिश कर रही है। लेकिन आप, ये प्रॉब्लम हो जाती है जब आपकी पार्टी या वहाँ सरकार बदलती है ना, जैसे बीजेपी की बदली या किसी और की बदली, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है कि जो पिछली वाली नीतियाँ हैं आप जीरो से स्टार्ट करते हैं। लेकिन यूपी में क्या हुआ है कि आपका कंटिन्यूस चल रहा है, तो योगी सरकार ने जो किया था उसी को कैरी फॉरवर्ड अगले वाले टर्म में किया है। नहीं, लेकिन जो राष्ट्रीय सुरक्षा नीति होती है वो तो कांस्टेंट रहती है, स्टैग्नेंट रहती है। देखिए, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, सेंट्रल सिक्योरिटी की, स्टेट की भी सिक्योरिटीज़ का कुछ होता है ना, उसका फ़र्क पड़ता है। सेंटर हर जगह आपको तैनात करके नहीं दे सकती, आपको फोर्सेज दे देंगी। तो अब तक जितनी भी सरकारें आई हैं पंजाब के भीतर, आप कहते हैं कि उसको ऑर्गेनाइज क्राइम को रोकने के लिए वो विफल साबित रही हैं? विफल नहीं, मतलब कोशिश अपनी तरफ से हर कोई करता है, कोई नहीं चाहता कि इस तरीके से हरकतें हों। लेकिन क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैप्स हो जाता है ना, कि जैसे हम बैटिंग करते हैं तो कंसंट्रेशन लैप्स हो जाता है, तो उसी टाइप का कुछ हो जाता है, सेकंड्स का ही तो फर्क पड़ता है। वन लाइन ऑन आंसर, फिर मैं आई विल कम टू यू स्वीटी। मैं सिंपल, मेरा सवाल यह है कि क्या अनमोल के डिपोटेशन से हम एक ग्लोबल टेरर नेटवर्क को, ड्रग्स के नेटवर्क को और जो इलीगल वेपन्स हैं उसके नेटवर्क को, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के नेटवर्क को कोलैप्स कर पाएंगे? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा नेटवर्क और बहुत बड़ा हिस्सा है अनमोल बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई को कह सकते हैं कि 440 वोल्ट का झटका लगा है, क्योंकि सिर्फ उसका पार्ट नहीं था, उसका छोटा भाई। ये बहुत अच्छी कमेंट्री इन्होंने की है कि 440 वोल्ट का झटका ज़रूर लगा होगा, साबरमती आश्रम तक उसकी वेवलेंथ गई होगी। हमारा स्वीटी बनी हुई है। स्वीटी, क्राइम को लेकर के हम देखते हैं कि भारत सरकार ने लाल सलाम, जो माफ़ कीजिएगा लाल आतंक जो है नक्सलवाद, उसके ऊपर चोट की है, और इंटर स्टेट और बॉर्डर के पास जो टेररिज्म था उस पर चोट की है। और हम देखते हैं कि जो गैंगस्टर वॉर चल रहा है उसको लेकर के भी जो है सरकार बहुत तेज़ी से काम कर रही है। आप कैसे देखती हैं कि क्या लॉरेंस बिश्नोई या ये जो भी गैंग्स हैं, बिम्बा गैंग है, क्या इनका कोलैप्स होना बहुत लाजमी आसान हो जाएगा जब उनका डिपोटेशन हो गया अनमोल का? पहली बात तो मैं आपको लॉरेंस बिश्नोई के बारे में थोड़ी सी जो पृष्ठभूमि है वो समझा देती हूँ कि लॉरेंस बिश्नोई जो वो एक ऐसा लड़का जो पंजाब के एक छोटे से कॉलेज से आता है, डीएवी कॉलेज से एलएलबी पढ़ के, और अब जाके वो गैंगस्टर बन जाता है। तो आप सोचिए कि वो सिर्फ हाई प्रोफाइल केस ही क्यों उठाता है, या उसके जो गैंग के लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े लोगों को ही क्यों टारगेट करते हैं। जैसे कि बाबा सिद्दीकी का नाम बताया, कंपैरिजन कर रहे हैं हम यहाँ पे, गैंगस्टर्स का कंपैरिजन कर रहे हैं बेसिकली। तो मैं आपको बता दूं कि
लॉरेंस बिश्नोई को पहले कोई नहीं जानता था, क्योंकि उनके साथ सिंगर्स को भी जो होते थे उनके साथ पार्टीज़ में जाते थे, जैसे मनकीरत औलख हो गया और तमाम और सिंगर पंजाब के जो लोग हैं वो उसको रिलेट करेंगे, तो उनके साथ वो जाते थे, पार्टीज़ करते थे, क्योंकि वो एक ही कॉलेज के पढ़े लोग हैं, राजनीति में गए, पॉलिटिक्स में गए, जैसे अपने यहाँ पे भी आजकल चलता है सो कॉल्ड कॉलेज की राजनीति जिसे हम कहते हैं पॉलिटिक्स, स्टूडेंट पॉलिटिक्स। स्टूडेंट पॉलिटिक्स आजकल क्योंकि वो होने लग गया इस तरीके से। तो पहले वो दौर आया था एक, उस दौर में क्या था कि लॉरेंस बिश्नोई भी उस तरह से होता ना कि आप अपना एक ऑरा बनाते हैं अपने आसपास कि भाई ये लोग हैं, कि मतलब ये लोग इस तरह से मुझे जाने कि मैं एक गैंगस्टर हूँ, मेरी बात सुने लोग। तो इस तरह से चीज़ें हुई उस वक्त। फिर करते 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 काफ़ी बढ़ गया ये। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई जो है वो तब ज़्यादा फेमस हुआ जब उसने उसको क्या बोलते हैं, सिद्धू मूसेवाला जो मर्डर केस है, जब वो हुआ था, जिस तरह से वो हुआ था, वो पूरी वारदात थी उस तरह से पूरे, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला जो था वो एक बहुत बड़ा नाम था, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी। हम लोग हैं जो हमारी जनरेशन है वो सुनती थी उसके गाने, चाहे वो कोई से भी गाना हो, चाहे वो 29-33 हो, चाहे कोई सा भी गाना हो। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बात करते करते इमोशनल भी हो रही हूँ क्योंकि मुझे भी बहुत पसंद है वो। तो इसके साथ साथ आप देखिए सलमान खान, बॉलीवुड, किसी को भी नहीं छोड़ा उन्होंने, कपिल शर्मा हो चाहे कोई भी हो। मतलब जहाँ तक मेरी जनरेशन है, जहाँ पे उनको अब हमें पता चला है कि लॉरेंस बिश्नोई क्या चीज़ है। हम बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई तो ये कहता है कि भाई जिस तरीके से काले हिरन का शिकार किया गया था उस पर माफ़ी मांगे सलमान खान, और तब हम माफ़ करेंगे वरना हमारी गोली तैयार है। और सिद्धू मूसेवाला राजनीति में आ गए, कांग्रेस की पार्टी में शामिल थे, तो राजनीति उनके लिए एक मौत का कारण बन गई। मीका सिंह को जानते हैं आप? मैं बिल्कुल जानता हूँ, वो भी सिंगर है। धमकी दी है, और ना जाने कितने ऐसे तमाम सिंगर्स हैं पंजाब में जिनको वो धमकी देता है और पैसे मांगता है, उनकी गैंग के लोग, ठीक है। और मैं आपको बता देती हूँ, इनका तो कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, ये तो नहीं जाना चाहते, फिर उसको क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि आपका एक माहौल बना रहे लोगों के बीच। तो क्या ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग है या इससे जुड़े हुए जो अदर गैंग्स हैं वो भारत में अब निष्क्रिय कर दिए जाएंगे, या फिर ये और एक्टिव होंगे और ख़तरनाक हो? मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, यहाँ पे पॉलिटिक्स मतलब अगर बात करें तो पॉलिटिक्स की, तो वहाँ पर भी पॉलिटिक्स होती है। जब हम बात कर रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई की, अब सरकार को, जब सरकार के पास है, उसके पास वो कस्टडी में है इस समय, तो कहीं ना कहीं उसके संपर्क हैं जो बता रहे हैं। अरे सब छोड़िए, खालिस्तान को देख लीजिए ना, कनाडा के साथ हमारे संबंध बिगाड़ दिए हैं। लॉरेंस बिश्नोई का जो एक बात, हम जो आज बात डिस्कशन कर रहे हैं, खालिस्तान एक बहुत बड़ा मुद्दा है पंजाब का जो हमें देखने को मिल रहा है। खालिस्तान कब हुआ करते थे और अब फिर वही खालिस्तान, मैं इसमें आपको करेक्ट करूंगा, खालिस्तान पंजाब का मुद्दा नहीं है, पंजाब बल्कि पूरे भारत में ऐसी कोई सोच नहीं है। लेकिन जो भी भारत के बाहर रहते हैं लोग, ख़ासतौर से कनाडा में, उन लोगों का एक वैचारिक आइडियलिस्टिक इमेजिनेशन है कि वो खालिस्तान की मांग करते हैं पंजाब के भीतर। कहीं ना कहीं लॉरेंस जो है वो इसका एक तरीके से साइड लेता है जब आप देखोगे। और इसके जो संपर्क है वो कितने ऐसे क्यों बढ़ रहे हैं? सरकार को कह रही है कि इनको टारगेट करना, इनको न्यूट्रलाइज करना बेहद ज़रूरी है ताकि देश की इंटीग्रिटी बनी रहे। यकीनन तो हमारी जनरेशन के जो लोग हैं ना, वो कहीं ना कहीं, जैसे कि अगर हम बात करें, वो कहीं ना कहीं आप देख ही रहे हो कितनी क्रिएटिविटी इन सोशल मीडिया पे चल रही है। गैंगस्टर को लेके कोई आज बंदूक लेके चल रहा है, कोई कहीं बहुत तमाम चीज़ें। तो कहीं ना कुछ लोग इंस्पायर होते हैं। और जो आप ये बात कह रहे हैं उसको पंजाब को लेकर, पर्टिकुलर पंजाब में सिर्फ ये चीज़ें इसलिए भी देखने को मिल जाती हैं क्योंकि वहाँ पर जो फेमस होते हैं उनको धमकियाँ दी जाती हैं। वो जो हमारे जो आइकन्स, जिनको बेसिकली हम लोग आइडियल भी मानते हैं एक तरीके से, सिंगर्स हो गए हैं, एक्टर्स हो गए हैं, जो फेमस हैं, उनको धमकियाँ दी जाती है। जब आप हाई प्रोफाइल केस चुनेंगे या उनको टारगेट करते हैं तो एक बहुत बड़ा तबका है जो उस चीज़ को सुनता है कि भी तो हमारे फेवरेट हैं। अब सलमान खान हमारा फेवरेट है, तो उसको अगर कोई धमकी दी जाएगा उसके घर पे जाके, तो सिक्योरिटी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अगर वही सेम चीज़ है, मतलब संपर्क टूटेगा चीज़ों से, तभी ये सब चीज़ें सही हो जाएंगी। यकीनन तो कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। एक सवाल हमारा मैं पल्लवी से लेना चाहता हूं क्योंकि बहुत छोटा जवाब उधर रह गया था। मेरा सवाल सिर्फ इतना ये है कि तरुण ने भी जिक्र किया क्योंकि बॉर्डर स्टेट है और बाढ़ की एक ट्रेजेडी वहाँ पर होती है, तो चैलेंजेस सरकार के सामने बहुत सारे हैं और उसमें एक चैलेंजेस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम आ जाता है। हालांकि हमने देखा कि पंजाब के भीतर रीसेंट गवर्नमेंट्स ने ड्रग्स को लेकर के काफ़ी सराहनीय काम किया है, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के मामले में अगर आप देखेंगे तो पंजाब अभी भी बदनाम है। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि ऐसी क्या रणनीति होनी चाहिए भारत सरकार की कि
कम से कम हम ऐसे लोगों को जो भारत की इंटीग्रिटी पे सवाल उठाते हैं, जैसा कि स्वीटी ने भी जिक्र किया था, खालिस्तान की मांग करते हैं, और इन्हीं गैंगस्टर्स के कुछ लोग हैं जो सपोर्ट भी करते हैं इस तरह के थॉट प्रोसेस को, या फिर जो हाई प्रोफाइल केसेस में डर का माहौल फैलाते हैं, क्योंकि अगर आप किसी एमएलए को या किसी आप सेलिब्रिटी को सेफ नहीं कर पाएंगे तो फिर आम आदमी की सुरक्षा पर भी सवाल आ जाता है। देखिए, पहली बात तो आप ये बोल रहे हैं कि सरकार अनमोल को पकड़ा, ठीक है। दाऊद एक भगौड़ा है और दाऊद को भी हमारी सरकार जल्दी ही पकड़ेगी, तो उसकी चिंता आप मत करिए, वो बहुत जल्दी उनको पकड़ेगी। और ये जो डर का माहौल है ना, जो लॉरेंस वो बैठा है उधर गुजरात में, उसको भी बहुत ज़्यादा इस समय डर होगा कि कहीं मेरे, और क्योंकि देखिए क्या होता था ना कि सारे काम अनमोल उसके करता था, तो भाई जितनी जानकारियाँ आपको अनमोल से मिलेंगी ना, उससे आपको किसी और से नहीं मिलेंगी। और दाऊद भी दाऊद को जल्दी ही सरकार पकड़ेगी, ये मेरा दावा है। ठीक है, यकीनन इन्होंने दावा बहुत बड़ा कर दिया है। और जिशान सिद्दीकी, बाबा सिद्दीकी के बेटे, उन्होंने तो कहा कि हम उन्हें मुंबई लाया जाए, अनमोल बिश्नोई को, और वहाँ पर पूछताछ सुनिश्चित की जाए कि ये जो इनपुट्स दिए थे सलमान खान के घर के बाहर गोली चलाने के और बाबा सिद्दीकी की हत्या के, आखिर अनमोल बिश्नोई को ये इनपुट्स दिए किसने थे। बड़ा सवाल यही है कि मास्टरमाइंड आखिर इस पूरे सिंडिकेट के पीछे है कौन। और जांच एजेंसियों की कवायद यही है कि मास्टरमाइंड को पकड़ा जाए, ना कि जो शार्प शूटर्स, लोकल शूटर्स हैं, उनको एक एक करके पकड़ा जाए। अगर एक बार मास्टरमाइंड हाथ आया तो पूरा नेटवर्क कोलैप्स हो जाएगा। और शायद एनआईए का इशारा यही है, अनमोल बिश्नोई या लॉरेंस बिश्नोई या फिर बिम्बा गैंगस्टर्स, जितने भी गैंगस्टर्स हैं, उनके लिए इशारा यही है कि अगर बड़ा गुमान है तुम्हें अपने दरिया के होने का, जो तुम मेरी प्यास से उलझो तो धज्जियाँ उड़ जाएं। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप जुड़े रहिए, बने रहिए, इस पेज को, वीडियो को खूब शेयर कीजिए और फीडबैक हमें ज़रूर मुहैया कराइए ताकि आपके फीडबैक का एनालिसिस कर पाएँ और बेहतर काम आपके सामने ला पाएँ।